Hello students, this is our second video and here we are going to start the characteristics of the chemical reaction. Hope you liked the first video and you will enjoy this video also. Right, today we are going to study as the chemical characteristics. So what are the chemical characteristics which tells us about that this is the reaction is taking place. So what are these characteristics? I have already told you in the first reaction and this is पहले वाला जो हमने पढ़ा था उसमें भी मैंने बताया कि केमिकल रिएक्शन होता कैसे और क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है उसकी. तो ये है चेंज इन स्टेट. जब किसी भी केमिकल रिएक्शन में चेंज होता है स्टेट का तो हम ये कह सकते हैं कि क्या हुआ कि रिएक्शन हुआ. फॉर एग्जाम्पल आप ले हाइड्रोजन गैस लिया आपने और ऑक्सीजन के साथ उसको कंबाइन कर दिया. जब हाइड्रोजन को लिया और ऑक्सीजन के साथ कंबाइन किया तो क्या बना? वाटर बना. हाइड्रोजन भी गैस है और ऑक्सीजन भी गैस है, दोनों गैस मिलाकर क्या बना? लिक्विड फॉर्म बना. राइट. तो ये रिएक्शन क्या बता रहा है कि चेंज ऑफ स्टेट हुआ. चेंज ऑफ स्टेट का मतलब है कि हाँ चेंज हुआ, रिएक्शन टेकिंग प्लेस. अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस प्लस what oxygen gas combines to form water. Gas state changing. From here gas and gas combines to form the liquid. That is the state is changing. When the state is changing, we are saying that reaction has taken place. That is the example of this is the first characteristic of the chemical reaction. Another one is change in color. When we say there is a change in color, मतलब कलर चेंज हुआ. ये आपको मैंने एग्जाम्पल दिया था चाय का. जब चाय का बनी तो हमारा चेंज हुआ, केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस हुआ. अब इसी तरह से हम बताएंगे कि हाँ केमिकल रिएक्शन कैसे हो रहा है. हम केमिकल कंपाउंड से लेंगे. अब हमारे पास एक कंपाउंड है जिसका नाम है पोटेशियम आयोडाइड. पोटेशियम आयोडाइड और हम इसका सॉल्यूशन बनाएंगे पोटेशियम आयोडाइड का जब हम कंबाइन करते हैं पोटेशियम आयोडाइड को लेड नाइट्रेट के साथ. दोनों का सॉल्यूशन हम पानी में बनाएंगे और जब हम दोनों का सॉल्यूशन पानी में बनाएंगे उनका कलर बिल्कुल आप ऐसे देखोगे जैसे पानी होता है. पानी का कोई कलर नहीं होता. जब दोनों सॉल्यूशन बनते हैं तो पानी जैसे लगते हैं. लेकिन जब हम उन दोनों को टेस्ट ट्यूब्स को मिक्स कर देते हैं तो एकदम से कलर चेंज हो जाता है. दैट मीन्स दिस कलर विल चेंज एंड इट विल बिकम व्हाट? पोटेशियम नाइट्रेट बनेगा आपका पोटेशियम नाइट्रेट और लेड आयोडाइड. पोटेशियम नाइट्रेट और जो लेड आयोडाइड बना तो लेड आयोडाइड जब बनता है तो हमारे पास क्या आ जाता है? येलो कलर. सडनली देयर इज अ चेंज इन कलर. व्हेन देयर इज अ चेंज इन कलर चिल्ड्रन वी कैन से दैट द रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. So that is the second characteristics, the change in color. Change in color when you are mixing the potassium iodide, that is mixed with the lead nitrate. Then what happens is potassium nitrate plus lead iodide is formed. Due to the lead iodide formation, there will be a yellow color. So change in color will decide that reaction has taken place. This is the second characteristic of the reaction. Now it is third. तीसरा जो इवोल्यूशन ऑफ अ गैस हो. ये आपने बहुत कई बार छोटी क्लासेस में भी टीचर ने बताया होगा आपको कि हाँ ये रिएक्शन कैसे हो. इसमें गैस प्रोड्यूस हुई जो आपने लिया जिंक ग्रेन्यूल्स. जब हम जिंक ग्रेन्यूल्स को लेते हैं और उसको हम उसमें डालते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में. इन जिंक ग्रेन्यूल्स को जब आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डाला तो क्या हुआ? आपका सॉल्ट बना और आपकी हाइड्रोजन गैस बनी. राइट. The zinc granules
plus hydrochloric acid will produce you the zinc chloride plus hydrogen gas. तो जो हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन हुई, ये आप कैसे पता लगा सकते हो कि हाइड्रोजन गैस ही बनी है? हाइड्रोजन गैस जो बनी है, इसका मतलब आप कैसे पता लगाओगे? आपको पता चल सकता है बाय द हेल्प ऑफ पॉप साउंड. व्हेन यू ब्रिंग द स्प्रिंटर वेयर द गैस इज प्रोड्यूस्ड, then it is said to be as it will give a pop sound. When it will produce a pop sound, then you say that the reaction has taken place because the gas is produced, right? Another thing is that there is the evolution of a gas. Evolution of a gas reaction is that we are having the zinc chloride, zinc granules been mixed with hydrochloric acid. Okay, so then they produced what? They produce a salt plus a hydrogen gas, and hydrogen gas can be called as, can be checked by the help of the splinter, that is the pop sound. When you bring the splinter near the test tube, it will produce a pop sound. When it will produce a pop sound, you can say that the reaction has taken place. The chemical change has taken place. Okay, that is the third example. Now change in temperature. Change in temperature. When there is a change in temperature, we say that the chemical reaction has taken place. What is that? How? You have observed that quicklime. Quicklime in normal days, हम उसको बोलते हैं quicklime. क्या होता है? Quicklime जो होता है वो होता है चूना. अब चूने को जब आपने देखा है, कई बार आपके घर में व्हाइट वॉश होता होगा, तो जब व्हाइट वॉश होता है तो आपने देखा कि उसको हम जब पानी में मिलाते हैं, पानी में जब मिलता है तो एक सिजलिंग आवाज देता है, जैसे ऐसे करके आवाज होती है. और जब ये आवाज होती है तो इसका मतलब जब आपने चूने को पानी में डाला है, उसको हम क्विक लाइम बोलते हैं. क्विक लाइम को पानी में डाला तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना, क्विक लाइम, राइट? तो लाइम वाटर बना. और ये लाइम वाटर हम किस काम में आ रहा है? व्हाइट वॉश के काम में हमारा आ रहा है, राइट? जब ये बनता है तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस दैट इज अ रिएक्शन. आप उसको टेस्ट ट्यूब को चेक करके बता सकते हो, टच करके बता सकते हो, या कंटेनर जिसके अंदर ये प्रोड्यूस हो रहा है उसको टच करके बता सकते हो कि हाँ हीट प्रोड्यूस हुई है. ऐसा होने पे हम कह सकते हैं कि चेंज हुआ. तो देयर आर 4 characteristics by which we can easily tell that reaction has taken place. That is, हमारी 4 characteristics हैं जिसे हम ये बता सकते हैं कि रिएक्शन हुआ. पहला वाला कि चेंज इन स्टेट हुआ, दूसरा वाला चेंज इन कलर हुआ, तीसरा वाला इवोल्यूशन ऑफ गैस हुई तो रिएक्शन हुआ, और अगर हम ये कहें चेंज इन टेम्परेचर हुआ तो तब भी हम कह सकते हैं कि रिएक्शन हैज टेकन प्लेस. Okay students, now we are going to study about the chemical equations. What is a chemical equation? When we write the chemical reaction, for example, let's take an example. हम एक example लेते हैं कि chemical reaction हम पूरा statement के साथ होता है. जैसे हमने मैग्नीशियम रिबन लिया और उसको एयर की प्रेजेंस में हमने बर्न किया, जलाया. जब उसको जलाया हमने एयर की प्रेजेंस में तो बना आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड. ये है एक स्टेटमेंट. मैग्नीशियम रिबन लिया, वी टेक मैग्नीशियम रिबन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वी बर्न इट टू प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड. दिस इज अ स्टेटमेंट, राइट? एंड इट इज वेरी लॉन्ग ऑल्सो. और केमिकल रिएक्शंस तो बहुत सारे होते हैं. अगर आप स्टेटमेंट्स लिखने लगो तो वो एक बहुत ज्यादा टाइम ले लेते हैं, और उसको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? That magnesium ribbon we have taken and it burns in the presence of oxygen to produce magnesium oxide. So we can write it in the 2 forms, and one is known as word equation, right? One is known as word equation. What I mean by word equation? Magnesium plus magnesium plus oxygen
with an arrow magnesium oxide. Reactants, when we are going to write the word equation, first we are going to write the reactants. Magnesium and oxygen are the two reactants. When we are going to write them together, so we have to write them by the help of plus sign. So magnesium plus oxygen, and it is showing the product. Magnesium oxide is product. So we have to use an arrow to show that it is proceeding in this direction. जब हमने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को ऐड किया रिएक्टेंट में, तो रिएक्शन ये दिखा रहा है कि किस तरफ जा रहा है. तो इस तरफ जा रहा है, उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे? एरो इस्तेमाल करेंगे. हमने यहाँ पे एरो इस्तेमाल किया कि रिएक्शन इस तरफ जा रहा है. तो क्या बना आपका? मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, जो कि प्रोडक्ट है. ये दोनों के दोनों आपके क्या है? रिएक्टेंट्स है. और ये जो बना, ये नई चीज बनी, प्रोडक्ट है. ये आपको नोन था और ये आपके लिए अननोन था. जब हम केमिकल चेंज को, केमिकल रिएक्शन को इस फॉर्म में लिखते हैं, तो हम उसको वर्ड इक्वेशन कहते हैं. लेकिन अब दूसरा तरीका है. इसमें तो हमने फिर वर्ड्स का इस्तेमाल किया, स्पेलिंग्स का इस्तेमाल किया. ये भी थोड़ा सा बड़ा सा है. अब इसको हम छोटा कर देते हैं. कैसे करेंगे छोटा? ये थोड़ा ही कि आप इतना बड़ा हो गया तो उसको प्रेस करके छोटा कर दोगे. अरे नहीं भाई, प्रेस करके छोटा नहीं करेंगे हम उसको कैसे करेंगे? उसके सिंबल्स को यूज करेंगे, फॉर्मूलाज को यूज करेंगे, सिंबल्स ऑफ एलिमेंट्स को यूज करेंगे, मॉलिक्यूल्स, एटम्स को यूज करेंगे, और आपका फॉर्मूला कंपाउंड का यूज करेंगे. जब हम उनको यूज करके लिखते हैं तो हम शॉर्ट हैंड मेथड बनाते हैं, और शॉर्ट हैंड मेथड को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं. द शॉर्ट हैंड मेथड used for representing the chemical change in the form of formula of the compounds and elements participating in the reaction is known as chemical equation. तो chemical equation क्या है? कि जब हम शॉर्ट हैंड मेथड इस्तेमाल करते हैं, राइट, जिसमें हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं कंपाउंड का और एलिमेंट्स, जो किस फॉर्म में हो सकते हैं? एटम्स और मॉलिक्यूल्स फॉर्म में हो सकते हैं. उनका जब हम फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं और उनको लिखते हैं, तो शॉर्ट हैंड मेथड बोलते हैं. और इस शॉर्ट हैंड मेथड को हम केमिकल इक्वेशन बोलते हैं. अब इसको हम ले तो केमिकल इक्वेशन क्या है? मैग्नीशियम सिंबल हुआ Mg. ये आपने कब सीखा था? 9th में सीखा था सिंबल. थोड़ा बहुत याद है आपको कि मैग्नीशियम का मतलब Mg होता है. ऐसे ही आपको अब सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे. ऐड हुआ मैग्नीशियम, जब ऐड हुआ तो वो किसके साथ ऐड हुआ? ऑक्सीजन के साथ. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल फॉर्म में O2. और फिर जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हुआ तो क्या बनाया आपको? दैट इज एरो. दिस डायरेक्शन द रिएक्शन इज प्रोसीडिंग. So these are the reactants, and now we will get the product. What is the product now? The product is magnesium oxide, MgO. Right? The reaction, now we have taken the symbol of, this is atom, this is molecule, and this is compound. तो आपका reactants जो हैं, these are reactants. This is product. We have written chemical equation in short notation. Short notation means taken the symbol of magnesium. आपने शॉर्ट नोटेशन में कैसे लिखा? मैग्नीशियम का सिंबल लिया, ऑक्सीजन का सिंबल लिया, और कंपाउंड का भी सिंबल लिया. तो सिंबल, ये फॉर्मूला है कंपाउंड का, जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड. आपने सीखा था क्या? वैलेंसीज. वैलेंसीज से आप क्या बना सकते हो? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बना सकते हो. तो सबसे पहली जरूरी क्या बात है कि आपको वैलेंसीज याद होनी चाहिए भाई. अगर वैलेंसीज याद नहीं है तो कोई भी बंदा क्या नहीं बना सकता? फॉर्मूला नहीं बना सकता. तो सबसे पहले तो आपको क्या याद करना पड़ेगा? वैलेंसीज. अगर वैलेंसीज याद है, कोई भी फॉर्मूला आपके हाथों का, बाएं हाथ का खेल है, नहीं तो कुछ भी नहीं हो सकता आपका. ठीक है? तो सबसे पहली बात है हमें वैलेंसीज पता है. अब हमने इस तरह से लिख दिया. दिस इज शॉर्ट नोटेशन. सो व्हाट इज अ केमिकल इक्वेशन? केमिकल इक्वेशन इज the shorthand method of writing
the chemical change or chemical reaction in the form of formula of the elements participating in it or the atoms and molecules participating in the reaction. Right? When we are writing it, so we call it as chemical equation. So this is chemical equation. Now, but this chemical equation is not complete yet. Why? कुछ याद आता है आपको? 9th में हमने एक पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है रिएक्टेंट जो हमें नोन है वो प्रोडक्ट के जितने भी एटम्स और मॉलिक्यूल्स हैं बराबर होने चाहिए. रिएक्टेंट साइड वाले और प्रोडक्ट साइड वाले दोनों बराबर होने चाहिए. और दोनों तरफ के एटम्स और मॉलिक्यूल्स बराबर हैं तो इसका मतलब लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पूरा कंप्लीट है. Because atoms are neither created nor destroyed. They can be converted into different forms. This is the law of conservation of mass. तो हम यहाँ पे भी प्रूव करते हैं क्योंकि अभी तक हमने क्या लिखा? सिर्फ इक्वेशन लिखी है. फॉर्मूला शॉर्ट हैंड फॉर्म में इक्वेशन लिखी. अब ये जो इक्वेशन है इसको हम, क्योंकि ये खाली है, अभी तक कंप्लीट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को प्रूव नहीं करती है. ये कह रहे हैं कि हम दोनों तरफ अब क्या देखें? एटम्स देखते हैं और मॉलिक्यूल्स देखते हैं, रिएक्टेंट्स के भी प्रोडक्ट के भी. आपने देखा रिएक्टेंट जो है इसको अब हम एक एक चीज को लेंगे कि हमारे पास किसके पास कितने एटम्स हैं. ये जब इक्वेशन बगैर बैलेंस के, अब क्या है हम इसे करेंगे बैलेंस. जब हम दोनों तरफ के एटम्स और मॉलिक्यूल्स को बराबर करेंगे तो हम कह रहे हैं हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने जा रहे हैं. लेकिन जब तक ये बैलेंस नहीं है उस इक्वेशन को हम बोलते हैं स्केलेटल इक्वेशन. इक्वेशन which is not balanced is known as the skeletal equation. Why? Because both the sides, reactants and product sides, atoms and molecules are not balanced. They are not proving the law of conservation of mass. जब तक वो ये प्रूव नहीं करते तो हम ये कहते हैं इक्वेशन स्केलेटल है भाई. राइट? तो अब हम इसको स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन बनाना चाहेंगे. राइट? अब बैलेंस इक्वेशन के लिए हमें आप लिख लो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड. आपको पता है आप जब लेफ्ट हैंड साइड बोल रहे हैं हम रिएक्टेंट्स है और इधर क्या है आपका प्रोडक्ट्स है. ठीक. अब आपने लिया मैग्नीशियम. मैग्नीशियम क्या आपने लिखा? नंबर ऑफ हाउ मेनी एटम्स आर देयर. कितने एटम्स है इसमें? यहाँ पे कुछ भी नहीं है नंबर. जब कुछ भी नहीं होता तो क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है तो मंजूर खुदा होता है. ऐसे भी कहते हैं लोग, कुछ नहीं होता तो मंजूर खुदा होता है. लेकिन यहाँ पे क्या है? जब कुछ नहीं है तो कहते हैं कि है. क्या है? कि मैग्नीशियम जो है वो किस फॉर्म में? इसके पास क्या है? एक एटम है. ओके, इट हैज ओनली वन एटम. अब ऑक्सीजन को भी लो, इसका भाई जो पास में बैठा है इसको भी ले लो, ऑक्सीजन. अब ऑक्सीजन के पास क्या है? कितने एटम्स हैं? बिकॉज ऑक्सीजन इज इन द फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूल. मॉलिक्यूल क्यों? ये दो के साथ कंबाइन हो रहा है तो ये मॉलिक्यूल बन रहा है. एक से ज्यादा एटम को हम क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल बोलते हैं. अब यहाँ पे आपका क्या हो गया कि कितना है इसका? आपको पता चलेगा कि इसके पास दो एटम्स है. राइट? अब आता है आपका इस पोर्शन में आ गए आपके प्रोडक्ट साइड में. प्रोडक्ट साइड में भी हम ऐसे ही लेते हैं, अलग अलग चीजें लेते हैं. तो सबसे पहले आपने लिया मैग्नीशियम. अब मैग्नीशियम के पास यहाँ पे क्या है? 1. कोई दिक्कत नहीं है. 1 इधर भी है और इधर भी है, दोनों तरफ 1 1 है. अब आती है ऑक्सीजन. ऑक्सीजन कितना है? 1 है. दिक्कत कहाँ आ रही है इन दोनों के बीच में? ये दोनों अनइक्वल है. ये दोनों इक्वल है, ये अनइक्वल है. जब तक ये साइड इस साइड के बराबर नहीं होगी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास प्रूव नहीं होगा. ठीक. अब हम इन दोनों को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं. और बैलेंस क्या होता है? ऐसे जैसे तराजू में आपने कोई चीज इधर रखी,
एक जगह तो नोन क्वांटिटी होती है, मतलब जो वेट होता है नोन होता है हमें, और दूसरी तरफ अननोन होता है। आलू इधर रख दिया आपने, 1 किलो कहा, 1 किलो का बाट उठा के इधर रखा, और जो आलू वो भरता जा रहा है, जो बेचने वाला है वो कभी उठाएगा आलू को, कभी रखेगा, तो वो क्या बैलेंस करने की कोशिश करता है। ऐसे ही हम इसे बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। तो बैलेंस जो है उसको कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। Okay, to balance an equation, we will balance the equation by the which method? Hit and trial. Hit and trial मतलब उठा के आप क्या रखोगे, आपके न्यूमेरिकल नंबर्स होते हैं। नंबर्स आप यूजुअली जितने भी बैलेंसिंग करते हैं हम नॉर्मली होल नंबर्स इस्तेमाल करेंगे, राइट। तो होल नंबर्स के लिए जब हम बैलेंस करेंगे तो हमेशा क्या चीज करते हैं कि नंबरिंग 1 to कितना भी हो सकता है, डिपेंड, 1 तो ऑलरेडी वहां होता है, लेकिन क्या इस्तेमाल करेंगे, 2 से स्टार्ट करते हैं, स्मॉलेस्ट नंबर से। और एक और चीज, जब हम बैलेंस करेंगे तो ध्यान क्या रखेंगे, जो ज्यादा है पहले उसे बैलेंस करेंगे, जो चीज ज्यादा है उसे बैलेंस, मतलब जो कंपाउंड फॉर्म है उसे बैलेंस करेंगे। जैसे है कि अगर आपका किसी से दुश्मनी हो गई, समझ लो ये बात है, तो ज्यादातर क्या होता है, आप जो अकेला, जब वो अकेला मिलता है आपका दुश्मन, तो उसे मारने की कोशिश करते हो, वो बड़ी जल्दी आपके कब्जे में आ जाता है। अगर वो दोस्तों के साथ है आप उसको हाथ नहीं लगाते। लेकिन केमिस्ट्री में उल्टा है, केमिस्ट्री ये कहती है कि भाई जो ज्यादा लोग हैं उन्हें पहले हैंडल करो, अकेले को तो आप कैसे भी हैंडल कर लोगे, जो ज्यादा है उसे पहले हैंडल करो। तो हमारे पास ज्यादा क्या है, ये है, ये दोनों साथ में है, ठीक है। अब ये जो दोनों साथ में है इनको कैसे हैंडल किया जाए, यहां से देखो कर। सबसे पहले आप रिएक्टेंट की तरफ देखो। रिएक्टेंट जो है वो ऑक्सीजन बता रहा है 2 है, मैग्नीशियम 1 है। भाई इस ऑक्सीजन को भी हम 2 बनाते हैं। जब हम इसे 2 बनाएंगे तो इसका मतलब कुछ भी, क्योंकि जो कुछ हम इसके लिए करेंगे वो ऑलरेडी किसके पास जाएगा, मैग्नीशियम के पास भी जाएगा, क्योंकि दोनों साथ में है। जब हम कुछ ऑक्सीजन को देने की कोशिश करेंगे कंपाउंड में, तो मैग्नीशियम के पास अपने आप पहुंच जाएगा। तो आपका सबसे कम डिजिट जो है 2 है, और आप ये पता है कि यहाँ पे 2 है, तो हम क्या करेंगे, ये 2 यहाँ पे रख देते हैं, यहाँ पे रख देते हैं, ये 2 आपके दोनों के सामने रखेंगे। ओके, जब 2 आपने सामने रखा तो अब क्या हो गया, आपका मैग्नीशियम क्या बन गया, ये 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई हुआ, इसका मतलब मैग्नीशियम 2 हो गया। और ये 2 किसको मिला, इस ऑक्सीजन को भी मिला, तो आपका ऑक्सीजन भी क्या हो गया, 2 हो गया, है ना। अब दिक्कत क्या आई कि यहाँ पे मैग्नीशियम तो 1 ही था, ये तो अकेला ही था, एक ही था, मॉलिक्यूल फॉर्म में तो था नहीं। अब ये ऑक्सीजन तो ठीक है, ऑक्सीजन दोनों बराबर हो गए, क्या हो गए, ऑक्सीजन दोनों बराबर हो गए। एक प्रॉब्लम तो हल हुई भाई। अब आती है दूसरी प्रॉब्लम, क्या, ये वाले मैग्नीशियम, जैसे मैंने बताया था कि जो यहाँ पे अकेला है उसे हम आराम से हैंडल कर सकते हैं। अब ये तो अच्छा भाई तू परेशान मत हो, तू भी ले ले, क्या ले ले, उसको हमने 2 दिया, 2 ऐसे ही खाली को, अकेले को हमने 2 दे दिया, एक को तो मिल रहा था, दूसरे के भी मजे आ गए। तो यहाँ पे इस मैग्नीशियम को भी क्या मिल गया, हमें तो क्या देना पड़ेगा, 2 देना पड़ेगा, क्योंकि इधर हमने इसको दिया तो यहाँ पे भी हमें 2 रखना पड़ेगा इसके आगे। जब हमने इसके आगे 2 रखा तो ये मैग्नीशियम भी क्या हो गया, बैलेंस हो गया, ठीक है। जब दोनों तरफ अब क्या है, दोनों तरफ एटम्स जो है बैलेंस हो गए। जब दोनों तरफ एटम्स बैलेंस हो जाते हैं, इधर भी रिएक्टेंट साइड पे और किधर की तरफ, प्रोडक्ट साइड पर, दोनों तरफ बैलेंस हो गए, तो हम कहते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो प्रूव हो गया। तो इट इज नेसेसरी टू मेंटेन द बैलेंस इन बिटवीन द रिएक्टेंट्स एज वेल एज द प्रोडक्ट, which is the necessity of a chemical reaction. Until unless the chemical reaction is not balanced, it is not complete. It is not considered as the complete reaction. एग्जाम में भी अगर आपके पास आता है तो आप खाली स्केलेटल इक्वेशन अगर लिखते हो तो आपके आधे नंबर कट जाएंगे। तो जब आप रिएक्शन लिख रहे हो तो सबसे पहली बात है कि आप उस रिएक्शंस को कैसे एटम्स और मॉलिक्यूल्स को कंप्लीट करो। अगर आप कंप्लीट करते हो तो तभी आपका रिएक्शन कंप्लीट होता है। एक और हम ले लेते हैं,
तो एक सिंपल सा था। अब हम ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल हमने लिया जिंक ग्रैन्यूल्स, जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्लस सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। जब हमने ये लिखा तो ये तो हमारा हो गया केमिकल इक्वेशन। इसके हम वर्ड इक्वेशन भी बना सकते हैं। जिंक प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड what is it? Salt, zinc chloride प्लस हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस भी लिखेंगे, हाइड्रोजन लिखेंगे, राइट। अब आपने ये क्या है, आपकी वर्ड इक्वेशन बनी। ये वर्ड इक्वेशन बनी और ये क्या बनी आपकी केमिकल इक्वेशन, राइट। लेकिन अभी तक ये दोनों इक्वेशन जो है ये पूरी की पूरी स्केलेटल इक्वेशन है, राइट। यहाँ पे जब हम दिखा रहे हैं एटम्स का भी फॉर्मूला है और कंपाउंड का भी फॉर्मूला है। जिंक किस फॉर्म में है, एटम में है, राइट। और ये वाला है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज इन द फॉर्म ऑफ कंपाउंड। जिंक क्लोराइड इज ऑल्सो अ कंपाउंड एंड हाइड्रोजन इज इन द फॉर्म ऑफ गैस। अब आती है बात, इसके हम क्या करें, ये हमारे पास इक्वेशन है स्केलेटल इक्वेशन, इसको थोड़ा सा और इंफॉर्मेटिव बनाते हैं। इससे हमें ये नहीं पता चल रहा है कि ये किस उसके स्टेट्स क्या है, विच फॉर्म ऑफ मैटर इज प्रेजेंट इन दैम। सो व्हेन वी आर गोइंग टू राइट द रिएक्शन, हम और चीजें भी इसको मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। कैसे इंफॉर्मेशन इसकी इंक्रीज कर सकते हैं, इसमें हम सिंबल्स यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये हमारा जो जिंक है वो सॉलिड फॉर्म में है, आप ऐसा लिखोगे सॉलिड, और सॉलिड लिखने के एस लिखने के बाद सॉलिड का एस लिखोगे और छोटा सा ब्रैकेट बना दिया अराउंड। अब आता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट इज एसिड, इट इज हैविंग अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज लिक्विड फॉर्म, ओके। तो वी आर हैविंग इट इज इन वाटर, वी आर फॉर्मिंग इट, सो वी राइट इट एक्वस ए। Any solution which is prepared in water is known as aqueous. You have studied this in 9th class. आपको पता है ना aqueous का मतलब क्या है? जब आप किसी चीज को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो उसका सॉल्यूशन हमेशा क्या बनता है, aqueous बनता है, राइट। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हमने पानी में डाला है, इसीलिए हमारा ये क्या डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो ये aqueous है। अब इसके बाद आपके पास जिंक क्लोराइड आया, मतलब सॉल्ट। सॉल्ट हमेशा किस फॉर्म में होगा, ये हमेशा किस फॉर्म में होगा, सॉलिड, राइट। अब आती है गैस। आप गैस को दो तरह से यूज लिख सकते हो। क्या, गैस को आप लिख सकते हो ब्रैकेट करके जी भी लिख सकते हो। अगर आपने ब्रैकेट करके जी लिखा तब भी गैस है, और अगर आप इस्तेमाल कर रहे हो क्या, एक एरो, ऐसे एरो ऊपर की तरफ शो कर रहा है, अगर ऊपर की तरफ एरो शो कर रहा है तो इसका मतलब भी गैस है, राइट। अगर आपने ये नहीं लिखा है तो आप एरो लगा दीजिए, तो इसका मतलब गैस प्रोड्यूस हो रही है। अगर आप इसको नहीं लिख रहे हो तो आप क्या लिखोगे, तो आप जी करोगे, और जब ऐसे लिखा उसका मतलब भी वो गैस है। तो आपने इसकी इंफॉर्मेशन रिएक्शन की बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी कि यहाँ पे ये सॉलिड था, जिंक जो है वो सॉलिड फॉर्म में है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो एक्वस फॉर्म में है, और जिंक क्लोराइड जो बना वो सॉल्ट है, राइट, वो भी सॉलिड फॉर्म में है, और हाइड्रोजन गैस जो प्रोड्यूस हुई वो गैसियस फॉर्म में है, दैट इज। तो इसकी इंफॉर्मेशन आपने बढ़ा दी। अब आती है बात बैलेंसिंग की। फिर से बैलेंस कीजिए इसको। बैलेंस करने के लिए हम यहाँ पे लिख देते हैं कि ये रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्शन किस डायरेक्शन में प्रोसीड कर रही है, आपकी लेफ्ट से राइट की तरफ। ये प्रोडक्ट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड हो गया और राइट हैंड साइड हो गया बेटा, राइट। अब आप एक एक चीज लोगे, फिर से एक एक चीज। पहले रिएक्टेंट्स को एटम्स ले लीजिए, तो आपका जिंक है,
जिंक कितना है आपका? अकेला है। जब अकेला है तो क्या है? अकेले है तो क्या गम है? ऐसा नहीं है, अकेले अकेले, ठीक है। अकेले के पीछे दुनिया चली है, तो ये जिंक जो है ये अकेला है, लेकिन ये एक है, एक भी बहुत कुछ काम कर सकता है, ठीक है। अब H, इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड में H ले लीजिए, H भी एक है, 1 एटम 1 है। हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड भी जो आपका है वो भी 1 है, ठीक। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड तो लिख लिया, अब आते हैं हम इधर। जिंक अकेला है, इसके पास तो कुछ नहीं है, कोई नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1। अब आती है दूसरी बात, क्लोरीन जो है, जहां पे जो है क्लोरीन, इसके पास कितने? 2, मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में 2। हाइड्रोजन भी क्या है? 2। मतलब आपका सिर्फ एक चीज बैलेंस है, ये दोनों इक्वल है, ये दोनों बैलेंस नहीं है, और ये भी बैलेंस नहीं है। तो अब आपको क्या करना है, क्योंकि ये हमारे पास कैसी इक्वेशन है? स्केलेटल इक्वेशन है। अब इस स्केलेटल इक्वेशन को बैलेंस इक्वेशन कैसे बनाएंगे भाई? बहुत आसान है। तो सबसे पहले किसको हैंडल करेंगे? बहुत आसान तरीका कि हम जो सबसे ज्यादा एक साथ हैं उनको करें। तो आपके पास एक साथ तो यहाँ पे ये है, ठीक। अब इसमें ये देख रहे हैं कि क्लोरीन के पास तो 2 हो गया, जिंक अकेला है, यहाँ पे जिंक अकेला, तो अकेले वाले को तो हम बाद में हैंडल करेंगे, क्योंकि यहाँ क्लोरीन 2 है, तो यहाँ पे क्लोरीन किसके साथ? हाइड्रोजन के साथ है। अब इसको भी 2 बना दो। 2 बनाने के लिए आप क्या करोगे? 2 इसके आगे लगा दोगे, 2 इसके आगे लगा दिया। जब 2 इसके आगे लगाया तो क्या हो गया? हाइड्रोजन क्या बन गया? 2 हो गया। ऑटोमेटिकली हाइड्रोजन को भी 2 मिल गया। अब इस क्लोरीन को भी 2 मिल गया, दोनों 2 हो गए। यहाँ पे अब आपका आ गया, आपका क्लोरीन, आपका हाइड्रोजन 2 है दूसरी साइड पे, और आपका क्लोरीन भी 2 है, मतलब ये दोनों चीजें बैलेंस हो गई। अब कौन रह गया? वही जो अकेला है, तो अकेले को भी बैलेंस कर दो भाई, यहाँ पे लगा दो 2। जब आपने इस जिंक के साथ 2 लगाया तो आपका क्या बन गया? तो जिंक भी आपका क्या बन गया? 2। अब देखो, ये जिंक के साथ आपको जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ जिंक अकेला है, यहाँ पे भी जिंक अकेला है। बस किसको बैलेंस करने की जरूरत थी? ये वाले पोर्शन को। जिंक को हमें कोई जरूरत ही नहीं है बैलेंस करने की, क्यों? हम ये कह सकते हैं, अरे यहाँ पे 1 है तो दूसरी तरफ भी तो 1 ही है, उसको क्या जरूरत है 2 की? जब उसके पास यहाँ पे हमने 2 लगा दिया तो हमने दोनों हाइड्रोजन और क्लोरीन को भी बैलेंस कर दिया। तो जिंक जैसा था वैसे ही रहेगा, अकेला अकेला, जिंक इधर भी अकेला और इधर भी अकेला, तो इसका मतलब अब तीनों चीजें बैलेंस हो गई। फाइन। तो अब हम इस तरह से क्या करते हैं, आप पूरे इक्वेशन को बैलेंस कर देते हैं। और बैलेंसिंग हमेशा पेंसिल से होनी चाहिए। कितनी बार आप रब करते हो और लिखते हो, तो इससे आपका, आप क्या कहते हो कि एक केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस। चलो, ये बहुत आसान तरीके से आप बैलेंस करते हो। जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आसान हो जाता है आपके लिए कोई भी केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना, राइट। दैट इज, अब ये बात हमारी आज का हमारा टॉपिक फिनिश हुआ बैलेंसिंग का, और हमने कैसे बैलेंस किया हिट और ट्रायल मेथड से। होप यू विल लाइक इट, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड press the like button. Thank you very much.